आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। आज आप लोगों से पुनः कह रहा हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धीरे धीरे हम यहाँ पर क्वेश्चनों की सीरीज़ लाते रहेंगे और जिससे आप सभी लोग देखें और लाभ प्राप्त करें और अपने मित्रों को शेयर करें। पीजीटी यहाँ पर ये क्वेश्चन है 67, यानी ये 2000 का पेपर है पीजीटी का। तो उसको हम उसके बारे में आपको हम समझा रहे हैं। जिससे कह रहा है कि इन डबल स्लिट एंड एक्सपेरिमेंट एग्जिस्ट ओनली ओनली डिफ्रैक्शन इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स इंटरफ्रेंस एंड पोलराइजेशन। ये जिसका आंसर है ओनली इंटरफ्रेंस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टिमुलेटेड एमिशन? सोडियम लैम्प, कैंडल, रूबी लेजर यानी ब्लैक बेल्ट। तो यहाँ पर कह रहा है स्टिमुलेटेड एमिशन। जो रूबी लेजर्स हैं यहाँ पर इसको कहते हैं, क्या होता है स्टिमुलेटेड एमिशन में? रूबी लेजर है, ठीक है, जो उत्सर्जित करते हुए प्रकाश स्वतः उत्सर्जित करते हैं प्रकाश। अब आ रहा है एक ग्लास having refractive index 1.5 is used as a polarizer, then polarizing angle should be, यानी यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 1.5, यानी म्यू इज इक्वल टू 1.5 अकॉर्डिंग टू रिश्टर लॉ। 10 IP इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1.5, IP इज इक्वल टू 56.3 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 70 है पोलराइजिंग डायरेक्शन ऑफ टू polarizer are parallel to each other, then light of incident IM is the transmitted if angle between polarizing direction is 0, then light of incident IM by 2 is transmitted, then theta should be। यहाँ पर थीटा है, जीरो हमने बोला वो थीटा है, तो यहाँ पर थीटा एंगल पहुँच रहा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर जो आई है यानी इमरजेंट रे है, आई क्या है इमरजेंट रे, वो उसकी इंटेंसिटी है IM/2 इज इक्वल टू IM कॉस स्क्वायर थीटा, यानी IM से IM कैंसिल हो गया, यानी 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो 1/√2 यानी 1/√2 जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है, कॉस थीटा 1/√, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और यही सेम वैल्यू किसकी होती है 135, यानी थीटा इज इक्वल टू ±45 ±135। The degree of freedom for an ideal gas is F, then the ratio of specific heat of the gas is, यानी यहाँ पर कह रहा है कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एन आइडियल गैस इज F, देन द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज 1 - 1/F 1 + 2/F, यानी 1 + 1/F। तो यहाँ से आंसर जो है 1 + 2/F। यहाँ पर आता है कि रिलेशन बिटवीन द थर्मल कंडक्टिविटी के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एंड स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस। यहाँ पर रिलेशन है, तो रिलेशन आपको मालूम मुझे कौन होना सही है। तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट है कि ईटा/के यानी CB। तो यहाँ पर क्या है कि K × ईटा इज इक्वल टू CB, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है K/ईटा इज इक्वल टू CB। नेक्स्ट देखिए, जो K है उसे हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, CB इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट है एट ए कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर है क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर ए गैस ओविंग वान डर वाल्स इक्वेशन। यहाँ पर कह रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, यानी दिया है कि 8A/27 RB। सेकेंड ऑप्शन है कि A/27 RB²। थर्ड पार्ट है 8A/3 RB। फोर्थ पार्ट है 3A/8 RB। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ से कौन सा हो जाएगा आपका, A 8A/27
RB, ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर यानी TC इज इक्वल टू 8A/27 RB। इसके बाद हम बात करते हैं इवैपोराइजेशन। इवैपोराइजेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस, कैन बी अंडरस्टूड द बेसिस। तो यहाँ पर जैसे आपको ऑप्शन में दिया गया है कि जूल्स लॉ, स्टीफन्स लॉ, वीन्स लॉ, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, तो यानी यहाँ पर 74 है, तो यानी यहाँ पर आंसर आपका होगा स्टीफन्स लॉ। आंसर क्या होगा यहाँ पर? स्टीफन्स लॉ। हम लोग बात करते हैं 75। तो 75 क्वेश्चन जो है कहता है कि एन ए इंगनहॉज एक्सपेरिमेंट वैक्स पेस्टेड ऑन एन आयरन एंड ए सिल्वर रॉड मेटल टू ए डिस्टेंस ऑफ 4 and 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर एक इंजन हॉज जो है एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें क्या कर दिया, वैक्स पेस्टेड कर दिया आयरन और सिल्वर रॉड पर मेल्ट कर दिया। तो डिस्टेंस किसकी, एक की होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, आयरन की, और जो सिल्वर रॉड है उसकी 10 सेंटीमीटर हो गई। अब ये कह रहा है कि इफ द थर्मल कंडक्टिविटी सिल्वर इज टेकन एज ए आई देन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन विल बी। तो यहाँ पर आपको कंडक्टिविटी पूछ रहा है, यानी कंडक्टिविटी आपको यहाँ पर एक तो कंडक्टिविटी दी गई है आपको, एक की आपको कंडक्टिविटी पूछ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि K2 आपको इसे मान लो दे दिया गया है, यानी जो सिल्वर है, सिल्वर आपको दे दिया गया, सिल्वर इज टेकन एज ए 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 है, नहीं तो जो इंगनहॉज का जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो फार्मूला होता है K1/K2 इज इक्वल टू AL1/L2। तो K1/1 यानी 16/100, यानी K1 की जो वैल्यू आएगी तो यहाँ पर 0.16, कितनी हो जाएगी, 0.16। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड to 100 degrees Celsius and then allowed to cool. Which curve shown in the figure shows cooling? Any temperature, time, A, B, C। यानी यहाँ से क्या हो गया, A, B, C। यानी यहाँ से आपको ये बताना है कि यहाँ पर कूलिंग यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, A, यानी कूलिंग का जो ग्राफ है इस तरह से जाएगा आपका, यानी कर्व बिटवीन द लॉगरिथम टेम्परेचर डिफरेंस V माइनस V0 इज ए ओनली टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर जो कर्व होगा इस तरह से A वाला जो कर्व है ये आपका करेक्ट आंसर है। जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स में जो हम कूलिंग लेते हैं तो टेम्परेचर और टाइम के बीच का इस तरह से आपका लेकर का जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द वेवलेंथ एंड द energy emitted in different part of the spectrum by a black body is shown in the figure. If the temperature of the black body is raised the maximum P, तो maximum P यानी यहाँ पर ये दिया गया है कि आपको ग्राफ दिया गया है E और V, ठीक है। तो ग्राफ दिया है, यानी कहता है ग्राफ ड्रॉन बिटवीन वेवलेंथ और एनर्जी, यानी लैम्डा और एनर्जी में आपको ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपसे कि शिफ्ट से टूवर्ड्स राइट, कह रहा है कि शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइज्ड अप। फिर कह रहा है थर्ड, कह रहा है कि शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट गोज डाउन, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट हैंड राइज्ड, यानी कहता है कि शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइज्ड। यानी यहाँ पर क्या है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज राइज्ड मैक्सिमम P शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइज्ड अप, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं कि जैसे हम लोग बात करते हैं एमिसिव पावर की, तो यहाँ पर कह रहा है कि द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट ए 400 K इज 1 × 10⁵ जूल पर सेकेंड per meter square. Temperature of the black body at which its emissive power become 16 × 10⁵ joules per second per meter square। यानी यहाँ से
आपसे पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि एमिसिव ऑफ पावर, यानी यहाँ पर एमिसिव पावर एट ए 400 दिया गया टेम्परेचर। फिर कह रहा है कि उसकी जो E1 दिया गया है वो भी आपको 1 × 10⁵ है। फिर कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी एट विच इमेसिव पावर, यानी यहाँ पर दिया गया है तो आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जैसे आपने स्टीफन्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो स्टीफन्स लॉ है कि E प्रोपोर्शनल सिग्मा T⁴। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे कि सिग्मा कांस्टेंट है, तो E1/E2 इज इक्वल टू T1⁴/T2⁴। तो इससे हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला E1 E2 आपको पता है, T1 भी पता है और T2 आप फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 800 K। तो यहाँ पर 100 आपका आंसर क्या हो जाएगा 800 K। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि टू थिन सिमिलर लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ F plus F each are placed at a distance x apart for what value of x the equivalent focal length of the combination will be negative x is equal to 2f, सेकेंड है x लेस देन 2f, थर्ड है कि x ग्रेटर देन 2f, फोर है x इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो यहाँ पर थर्ड क्या है कि यहाँ पर जो ऑप्शन जो है आपका क्या आ जाएगा थर्ड, यानी कह रहे हैं कि जैसे उसने ये कहा है कि दो लेंसेज हैं और उन दोनों लेंसेज की जो फोकल लेंथ वो एफ है और जो इनके बीच की डिस्टेंस है, मतलब कॉम्बिनेशन दो लेंस में कांटेक्ट में नहीं है। जब कांटेक्ट में नहीं है तब उसके लिए जो लेंस का फार्मूला होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। तो यानी जहाँ पर d है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे। तो 1/f प्लस 1/f माइनस x/f²। तो यहाँ से f इज इक्वल टू क्या आया कि f²/2fx माइनस, यहाँ पर क्या है कि f इज द निगेटिव क्योंकि x ग्रेटर देन 2f, यानी यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 2f। ये कह रहा है कि कॉम्बिनेशन विल भी निगेटिव, यानी निगेटिव कब होगा, जैसे हमने यहाँ से निकाल लिया f इज इक्वल टू f² 2f माइनस x। अगर यहाँ पर ax की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ पर हमें f जो होगा निगेटिव प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है क्या 80 है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मीडिया ऑन आइदर साइड ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस आर μ1 एंड μ2 डिस्टेंसेस ऑफ अपलेंटिंग पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर। यानी फर्स्ट है कि r प्लस μ1/μ2 प्लस r प्लस μ2/μ1 r। यानी सेकेंड पार्ट ये कहता है कि r ब्रैकेट μ1 डिफरेंस μ2, यानी सेकेंड r इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि μ1/μ2 r कामा μ2/μ1 इज इक्वल टू r। फोर्थ पार्ट ये कहता है कि μ1 r1 μ2 r2, यानी डिस्टेंस ऑफ जो अपलेंटिंग पॉइंट होते हैं सेंटर के वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे होते हैं। जो अपलेंटिंग पॉइंट होंगे कि वहाँ पर क्या हो जाएगा कि μ1/μ2 r और μ2/μ1 r। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्रेस्ड, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी एफ इज इक्वल टू fx d2x/dt² माइनस k/x इज इक्वल टू 0। सेकेंड थर्ड कहता है कि d2x/dt² प्लस k/m इंटू x इज इक्वल टू 0। फोर्थ पार्ट कहता है कि d2x/dt² प्लस r/m dx/dt प्लस k/m x इक्वल टू 0। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा d2x/dt² प्लस k/m इंटू x, यानी थर्ड इक्वेशन। यहाँ से ऑप्शन जो है थर्ड इक्वेशन, यानी जो ऑप्शन 3 है कहता है कि d2x/dt² प्लस k/m इंटू x इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन ax इज इक्वल टू 6 cos ब्रैकेट 9.4 t प्लस 2.3। the maximum speed of the body is equal to,
मैक्सिमम स्पीड पहुंच रहा है, तो यहाँ पर इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन जो हम यूज करते हैं, वाई इज एक्स इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर कॉस के टर्म में दिया हो तो हम कॉस के टर्म में इक्वेशन लिखेंगे कि एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी एम्पलीट्यूड ए क्या है, कंपेरिजन करेंगे तो एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू 6 मीटर, ओमेगा इज इक्वल टू 9.4 रेडियन पर सेकेंड। फार्मूला यूज जो करेंगे वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा, ए बेटा 6 है, 6 इंटू 9.4, जो आंसर हमें प्राप्त हो रहा है 56.4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉप बबल हैज बीन blown to a radius of 10 centimeter, surface tension of soap solution is 2.5 Newton per meter. The work done against the surface tension force is blowing in the soap bubble. Soap in the blowing in the soap bubble. तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वर्क यानी सरफेस एनर्जी निकालनी है, वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पर रेडियस तो आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। फिर टेंशन दिया गया है 2.5 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से वर्क डन जो फार्मूला होता है कि W इज इक्वल टू 2T डेल्टा ए। जो डेल्टा ए है ये आपका एक स्पेयर बनता है, तो स्पेयर का जो एरिया होता है 4πr²। तो यहाँ पर हम 2 इंटू 2.5 इंटू 4πr², जैसे यहाँ पर 2T डेल्टा ए, यानी आप अगर सॉफ्ट सोल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पर 2T डेल्टा ए लिखेंगे। अगर कोई लिक्विड है तो यहाँ पर हम 2 को मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ से आंसर जो आपको प्राप्त होगा है W इज इक्वल टू 0.2 बाई जूल। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 84 की। इफ द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर रिमेन्स ओपन देन द रूम, फर्स्ट ऑप्शन है रूम कूल्स डाउन टू डिफाइनाइट टेम्परेचर, सेकेंड है द रूम कूल्स डाउन टू ए टेम्परेचर विच इज द सेम एज ए इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, थर्ड है द रूम बिकम्स हॉट, फोर्थ है देयर इज नो इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द रूम। यानी यहाँ से जो हमारा ऑप्शन है द रूम कूल्स डाउन टू डिफाइनाइट द टेम्परेचर, यानी यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका इज राइट। अब से इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन 85, अकॉर्डिंग टू जीरो लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स वर्क डन इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो। फिर है सेकेंड, इफ टू बॉडीज सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम देन बोथ विल बी इन इक्विलिब्रियम सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर दो सिस्टम हैं, ये दो निकाय हैं और वो कैसे हैं, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था में, तो थर्ड भी जो सिस्टम होगा उन दोनों के भी इक्वल होगा, यानी इक्वल ईच अदर, दोनों से कैसा होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। तो यही हमारा जीरोथ लॉ है, यानी आंसर जो है आपका 2 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि डेल यू अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू डेल यू डेल पी इज इक्वल टू 0। जूल्स लॉ की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डेल यू अपॉन डेल वी, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा और डेल यू अपॉन आर, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ए है, यहाँ पर गलत मेंशन है, यानी 2, यहाँ पर फर्स्ट आंसर ही है आपका है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंटेड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, यानी यहाँ पर सेकेंड लॉ के जो स्टेटमेंट है वो किस ऑप्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर कहा गया फर्स्ट में, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन वर्क बाई कूलिंग ए बॉडी बिलो द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स, इट इज़ द इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर विदाउट टेकिंग एनर्जी फ्रॉम एंड आउटसाइड।
थर्ड ऑप्शन कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉन्ट्रैक्ट ए perpetual motion. The machine which takes heat from a system converts into work in a cycle without producing any change in the system. यहाँ पर फोर्थ है only such changes in nature take place in which entropy decreases. ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं 88 की। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है इनकरेक्ट है, चारों ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हैं। तो जो यहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस दिया, यहाँ पर 62 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक कॉर्नेट इंजन कन्वर्ट्स इनटू ए वर्क 1/c द पार्ट ऑफ द एब्जॉर्ब हीट इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज 99 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ सिंक विल बी। यानी आपसे यहाँ पर सिंक का टेम्परेचर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि नहीं H2/H1 इज इक्वल टू T1/T2। तो H1 जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, यानी वर्क हो जाएगा, कह रहा है कि 1/H है कार्नोट इंजन का। तो यहाँ पर क्या है कि H2/H1 इज इक्वल टू T2/T1। तो यहाँ पर 1/H/H इज इक्वल टू T2/372, यानी T2 इज इक्वल टू 372/6 यानी 62। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है 42 और 42, यहाँ पर जो फोर्थ है यहाँ पर क्या आना चाहिए 62 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जैसे ये कह रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन जीरो ऑन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। सेकंड कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ द टेम्परेचर। थर्ड पार्ट कहता है कि ऑन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर जीरो इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इन रेफरेंस ऑफ टू विच द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज यूनिटी। अब यहाँ पर कहता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच ए सिस्टम अंडरगोज रिवर्सिबल आइसोथर्मल चेंज विदाउट ट्रांसफरिंग हीट। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आ रहा है करेक्ट में, वो कह रहा है कि ऑन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर जीरो इज दैट टेम्परेचर ऑफ द सिंक इन रेफरेंस टू विच एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज यूनिटी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 90 का। यहाँ पर क्या है कि रिलेशन बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VO एवरेज स्पीड V बार एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS इच। तो यहाँ पर VRMS, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये ऑर्डर दिए हुए हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी RMS, उसके बाद किसकी होगी एवरेज, इसके बाद किसकी आएगी, ठीक है, VO की। यानी यहाँ पर अब हम लोग 91 की बात करते हैं कि डायमेंशंस ऑफ विच द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट द सेम। पेयर आर नॉट, जैसे डायमेंशनल फार्मूला दिएंगे तो इनमें दो पेयर्स कौन सेम नहीं हैं। जैसे वर्क दिया है और मोमेंट ऑफ फोर्स दिया है। फिर कह रहा है कि प्रेशर एंड इलास्टिसिटी दिया है। फिर कह रहा है कि पावर एंड एंगुलर मोमेंटम है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर ये ऑप्शन है यानी थर्ड। इसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम विच द फॉलोइंग कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड वेयर द सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग। यानी एफ वेक्टर कल ग्रेड फाई, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेड यू, तो एफ इज इक्वल टू डाइवर्जेंस कल। यानी यहाँ पर ऑप्शन आपका 2 है कि एफ वेक्टर माइनस ग्रेड यू। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट वेक्टर शुड बी एडेड टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस माइनस के कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। यानी यहाँ पर कैप लगा होना चाहिए, उन्होंने क्या लगा दिया वेक्टर लगा दिया, ठीक है, ये ध्यान रखें। सो दैट द रिजल्टेंट
बिकम्स यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द बाई एक्सिस, यानी आपको वेक्टर पैरेलल टू द बाई एक्सिस, यानी ए वेक्टर दिया गया वो भी लिख लो, बी वेक्टर दिया गया वो भी लिखो। अब यहाँ पर क्या करना है कि ए बी वेक्टर को जोड़ लो, क्योंकि सम कह रहा है, सो दैट द एडेड करने दोनों वेक्टर, तो ऐड कर लिए। फिर वहाँ पर आपको क्या करना है, वेक्टर पैरेलल टू द बाई एक्सिस, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस, बाई एक्सिस में अब क्या है, जे हो गया ए प्लस बी, तो यहाँ पर वी एडिंग क्या करेंगे हम लोग, -2i के प्लस के, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, -2i के प्लस के। अब यहाँ पर 94 है, कह रहा है कि ग्राफ ड्रॉन between the mass m placed in the pan of the spring and its time of oscillation t is shown in the figure. Straight line does not pass through the origin because any em t ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, एम्पलीट्यूड इज ए वेरी लार्ज, स्प्रिंग इज नॉट सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, वेट ऑफ द फैन हैज़ बीन नेग्लेक्टेड। फोर्थ ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं 95, कह रहा है कि ऑन डिफॉर्मिंग ए बॉडी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन, कह रहा है यानी 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1 इंटू इलास्टिक कॉन्स्टेंट, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इलास्टिक कॉन्स्टेंट, यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब आता है कि ट्यूब, यहाँ पर क्या है, A tube of length L and radius R is joined in series with another tube of length L/4 and radius R/2. The ratio of the pressures between the ends of the two tubes with the two tubes. यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, 4:5, 1:5 यानी 1:2 यानी 3:4, 3:4 नहीं 1:4 यहाँ पर आएगा 1:4। 97 क्या है, for an incompressible and non-viscous liquid flowing in a streamline through a tube of unequal area of a cross section A with a velocity V is equal to, यानी 97, तो 97 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू कॉन्स्टेंट, AB इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आता है 98, वाटर राइज टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन ए कैपिलरी ट्यूब इफ द कैपिलरी ट्यूब is tight such that a makes an angle of 30 with the horizontal, 2 watt height water will rise, यानी 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका आंसर जैसे हम निकालेंगे, यानी sin 30 4/, है तो यानी 4/30 होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब आता 99, 2 स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप इन दिस प्रोसेस, तो एनर्जी इज क्रिएटेड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब आता है कि व्हेन ए कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन ए ट्यूब मर्करी, द मर्करी लेवल इन द ट्यूब गोज डाउन बिकॉज द प्रेशर जस्ट बिलो इन मेनिस्कस, तो यहाँ पर 0 होगा, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या हो जाएगा, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं अपनी बात को यहाँ से समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों को से उम्मीद ये करता हूँ चैनल आप लगातार देखते रहें और वीडियो अपने मित्रों को शेयर करते रहें, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। और अब अपनी बात को समाप्त करते हुए आप लोगों को, सभी लोगों को यूट्यूब चैनल की तरफ से धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को यूँ देखते रहें और मित्रों को शेयर